हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, ये जो अभी कल टेस्ट हुआ था उसका टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो है। सेकंड नंबर का वीडियो है। एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है और ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, आप हमारे एमसीक्यू कोर्स को पूरा एक्सेस करने के लिए हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की टोटल फीस 299 ही है, जिसमें आपको टोटल कोर्स का एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाता है और एमसीक्यू ऑलमोस्ट 500 प्लस है। ठीक है, ओवरऑल कुल मिलाकर के जो आपके लिए डिलीवर किए जाते हैं, जो क्लास एमसीक्यू कोर्स में जो क्लासेस में जो एमसीक्यू पढ़ाए जाते हैं, जिनके ट्रिक्स दिए जाते हैं वो, प्लस उसके बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं वो, कुछ खुद से बना करके आपको आपके सामने परोसे जाते हैं वो। तो कुल मिलाकर के ऐड अप करते करते दो बुक्स, तीन क्वेश्चन बैंक्स लाइक ऐसी हैं, 5 चीज़ों के आसपास चीज़ों से बनाए गए हैं आपके एमसीक्यूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हो जस्ट फॉर 299। ठीक है, यही आपका फिर थर्ड सेमेस्टर के लिए भी है, यही आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो जो सेमेस्टर नंबर 6 होगा, उसके साथ साथ सेमेस्टर नंबर जो 4 होगा और उसके साथ साथ सेमेस्टर नंबर जो 2 होगा, यानी 2, 4, 6 इन तीनों के भी एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके कलीग्स होंगे, जो साथ के होंगे, जूनियर्स होंगे, उन्हें आप, या जो अगर बाई चांस किसी के सीनियर्स भी हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं दैट दे कैन बाय दैट कोर्स विद अ सिंपल अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन पे थे हम लोग उसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग का था वो क्वेश्चन नंबर आपका 40 था। उसके बाद हम लोग 41 में बढ़ने जा रहे थे। ठीक है, तो ये वर्जन आपके सामने जो यूट्यूब पे जा रहा है, उसमें क्या कहते हैं, कुछ पार्ट है जो आपके पेड कोर्स का है, जो इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, उसमें भी सेलेक्ट किए गए हैं, वो भी यूट्यूब पे भी डाल दिए गए। और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको पेड कोर्स में मिलेगा, विच इज़ ऑफ जस्ट 299। वन टाइम पेमेंट है, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज पॉजेस्ड बाय जेड एंड, जेड माइनस एन जैसा कुछ नहीं होता बच्चों, जेड एन है ये, जेड एन लिखा होता है ना, मॉडलो वाला सीन। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है, अप्लीकेबल होती है? तो देखिए, ज़ीरो लाने के लिए मॉडलों में ज़रूरी नहीं है कि जीरो की ज़रूरत पड़े, तो ये बात तो गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, Z6 का एक एग्जांपल दिया था, इसमें 2 और 3 दोनों होंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मॉडलो निकालेंगे तो 6 मॉडलो 6 आएगा, तो इसके आंसर जीरो आ जाएगा विदाउट टेकिंग एनी वन ऑफ देम जीरो। बिना जीरो लिए भी जीरो आ जाता है। ठीक है, तो और ये देखिए, ये प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी और इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। देखिए ये ऑप्शन कैसे गलत है भाई? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, नॉन जीरो की बात कर रहे हैं भैया, नॉन जीरो। अब बात तो कर ले रहे हो नॉन जीरो, ठीक है, तो क्या ए और बी नॉन जीरो लेने पे हमेशा जीरो, नॉन जीरो लेने पे क्या नॉन जीरो हमेशा आंसर आता है? नहीं भैया, आप मॉड्यूलो वाला लेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन, तो अभी आपने सीखा है कि नॉन जीरो लेने पे भी जीरो आ जाता है, तो ये हमेशा सही नहीं है मॉड्यूलो के केस में, तो ये तो गलत होगा। तो आंसर ऑप्शन सी हमेशा सही होगा जेड एन के लिए। इसे सही कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है, इसीलिए आपको चीज़ें दी जाती हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपको कुछ नया मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए, इन अ रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिंग है, उसके अंदर इसको देखिए, ये ऐसे कुछ समझिए, ये जो रिंग है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है, उसके अंदर एक सबसेट है एस, जिसके जो एलिमेंट है वो ए आई टाइप है। ए आई टाइप, ये सच दैट का साइन है। ठीक है, ये ऐसे होता है ना, तो आप ऐसे भी लगाते हो और सच दैट का साइन सीधा, हालांकि इसको सीधा सीधा बनाना चाहिए, सीधा भी हो सकता है ये भी, इसका मतलब सच दैट। ए आई किस तरीके से बनाया गया? ए इन जेड, ए कहाँ से उठाया गया है? जेड में से, यानी इंटीजर्स उठा करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया है। ठीक है, ए आई जो बनाया गया। और बाहर तो सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसमें तो ए प्लस आई भी टाइप होते हैं, जिसमें रेशनली वैसे आर रियल से उठाया जाता है। अच्छा ये बताइए, आपका जो रिंग है वो सी है और जो सेट है वो एस है, इसके जो ए आई टाइप है, जहाँ पे ए जो है वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक, अब सी में से कोई एक आप एलिमेंट, चलिए 1/2 उठा लेते हैं। क्या 1/2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, 1/2 को आप 1/2 प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई जरा करिए ए आई में, तो जैसे आप ए आई में मल्टीप्लाई करोगे, ए की वैल्यू थोड़ी देर के लिए लो यहाँ पे 3। ठीक, तो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 आई, सॉरी 3 आई में करोगे तो कितना आएगा? 3/2 आई आ जाएगा। क्या 3/2 आई वापस से एस में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ए अब जो बन रहा है वो जेड में नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्या है, ये एक सबरिंग नहीं हुई। ठीक है,
सब ग्रुप तो है अंडर एडिशन बट नॉट अ सब रिंग, सब रिंग तो नहीं है। एडिशन खुद के एलिमेंट को ऐड करोगे तब तो भैया वो तो वही आएगा, दो इंटीजर को ऐड करो तो इंटीजर ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो द आंसर ऑप्शन इज बी वाला। ठीक, नेक्स्ट आर प्लस इंटू इज अ रिंग, ये डबल डॉट लग गया, यहाँ पे एक डॉट होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ठीक, एक डॉट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अच्छा, कह रहे इन आर इंटू यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक, इन आर इंटू यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर वाई इज इक्वल टू बी, इन आर प्लस यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा, तो देखिए भैया हो ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है ना, लिखा है ये चीज़। आर प्लस इंटू अगर बात की जाए तो रिंग है, रिंग में क्या एडिशन के लिए इन्वर्स होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी वो शो करता है और मल्टीप्लिकेशन के शुरुआत की 2 प्रॉपर्टी, तो इन्वर्स तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये जो ए एक्स लिखा है बच्चों, ए एक्स मतलब केवल ए एक्स नहीं है, उसके बीच में ऑपरेशन लगा है, तो वो ऑपरेशन प्लस का भी हो सकता है, वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। ये बात समझ में? तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए अगर ए एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है वो बी के बराबर है, तो अब एक्स निकालना चाहोगे तो आप यही तो करोगे, ए इनवर्स इधर से अप्लाई करोगे और ए का मल्टीप्लाई इधर भी ए इनवर्स अप्लाई करोगे, बी हो गया, ये मिल करके ई हो जाएंगे, तो एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब आप ये बताइए, अभी तो मैंने बात की, ये तभी सॉल्यूशन हो सकता है जब इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो आर तो रिंग है, रिंग में तो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होता ही नहीं, तो ना ये सही है ना ये सही है, तो कौन सा सही है? देखिए ये वाला सही है, ये वाला सही है बिल्कुल। कहे प्लस के लिए बोले ना, प्लस के लिए तो इन्वर्स की कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्लस के लिए 5 प्रॉपर्टी शो करता है रिंग, क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंपली क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और एसोसिएटिव सॉरी अबिलियन, कॉम्यूटेटिव भी बोलते उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर इसका आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा समझ लो, इसको भी करके बता देते हैं। ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, अभी बीच में कुछ नहीं लगा तो डॉट मानते हैं, आप समझते हैं कि हमेशा गुणा लगा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ओ लगा होता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ओ लगा है तो ओ यहाँ के केस में ओ हमारा प्लस होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करें, अगर आप माइनस ए अगर ऐड कर दे इधर भी और माइनस ए उधर भी ऐड कर दें, तो ये तो हट गया, आइडेंटिटी दे देगा जीरो, जीरो प्लस एक्स, क्या जीरो बिलोंग करता है रिंग में? हाँ, इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का आंसर आ जाएगा भैया बी माइनस ए, तो ये तो ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा आपको इलस्ट्रेशन, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, इनसे इंटीग्रल डोमेन नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि इसमें कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि ये तो रिंग ऑफ इंटीजर्स है, पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर, पॉलिनोमियल बनाएंगे तो कोई भी 2 पॉलिनोमियल होता है बच्चों, तो कम से कम एक को जीरो लेना पड़ता है, तो कम से कम एक को जीरो लोगे तो इसी को क्या बोलते हैं? विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना, विदाउट जीरो डिवाइजर बोलते हैं अगर उसको, तो वो सबका सब इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इसने क्या ढूंढना है? नहीं चाहिए, तो ये तो है, आर एक्स तो ऑटोमेटिक होगा, ये भी होगा, क्योंकि आप खुद सोच लो कोई एक ऐसा एलिमेंट हो इस टाइप का, ए प्लस बी रूट टू टाइप, यानी समझ लो 1+1+3√2, अगर ऐसा है, हम जब तक ए और बी दोनों को जीरो नहीं लेंगे, मतलब मिला करके एक एलिमेंट जीरो नहीं बनाएंगे तो वो जीरो नहीं देगा, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन है, तो है कौन? नहीं, ये वाला। इसमें 6z की बात हो रही है ना, तो इसमें 2 और 3 की मदद अगर करें, 2 और 3 की मदद से हम जीरो ला सकते हैं, वही मॉडलो वाला सीन इसमें भी बनता है, ठीक है। हालांकि z/6z लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम क्या हो ना, इसमें हमें क्वोशिएंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्वोशिएंट ग्रुप क्या कहते हैं? इंटीग्रल डोमेन होने में बड़ी दिक्कत करता है, 2 और 3 की मदद से 6 आ जाएगा और वो हमारा जीरो बना देगा, ठीक है। और बड़ी बात ये भी देख लीजिए, 2 और 3 को आप ऐड करोगे ना, 2 और 3 को ऐड करोगे अगर, तो 5 आएगा, तो ये 6 के मल्टीपल्स को तो दे ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात यही क्लियर हो जा रही है, ये 6 के मल्टीपल है ना, जेड में जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो प्लस माइनस वन, अब जेड 6z करोगे तो क्या आएगा? जीरो से प्लस माइनस 6, तो इस वाले सेट में +5 मिलेगा क्या? -5 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 और 3 की मदद लेकर के जोड़ दोगे अगर यहाँ से, तो वो गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक, तो देखिए वो तो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा हाउ मैनी आइडियल्स ऑफ z/12z आर देयर, कितने आइडियल्स होंगे, ठीक है। देखिए, तो देखिए इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, जो 12 लिखा है बच्चों, 12 को ब्रेक करिए, टू इसका 5 फंक्शन आइलर 5 निकाल दीजिए, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 3 × 12। अब एक काम करिए,
दोनों में एक एक बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 + 1 ये कितना होगा 3 और ये होगा 2, 3 दूना 6। ये होता है नंबर ऑफ आइडियल्स निकालने का तरीका। ध्यान रखिएगा Z/12Z के केस में Z/NZ जब भी होता है तो n का हम लोग आइडेंटिफाई निकालते हैं। दिस विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ आइडियल्स इन दैट सेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द आइडेंटिपोटेंट्स इन अ रिंग विद आइडेंटिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स आर। कह रहे कि ऐसी रिंग है जो जिसमें आइडेंटिटी है और विदाउट जीरो डिवाइजर, उसमें आइडेंपोटेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। देखिए आइडेंपोटेंट एलिमेंट्स वो होते हैं बच्चों जो जिनको खुद से ऑपरेट करने पे वही आ जाते हैं। तो ऐसे दो ही एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1। ठीक, क्लियर है बात। यहाँ 0 का ऑपरेशन मतलब 0 को 0 से ऐड करना, और यहाँ पे 1 का ऑपरेशन मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा आपका। बाकी किसी को भी करेंगे सारे आंसर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड ZI अपॉन NZI। कह रहे हैं कि अगर फील्ड लाना है तो n क्या रखें यहाँ पे। तो देखिए n होना चाहिए भैया, प्राइम के केस में ही हमारा n जो होता जो बनता है वो एक फील्ड बनता है। देखिए ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, अब यहाँ दो जगह प्राइम लिख दिया तो एक, हालांकि एक ऑप्शन गड़बड़ है, उसको आप सही कर लीजिए, 13 कीजिए 12 कर लीजिए। ठीक है, तो एक ही हमारा ऑप्शन बनता है विच इज़ 19 जो कि प्राइम है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो इसके सबसेट्स बनाएंगे अगर 19 के, तो या तो वो 1 से डिवाइड होगा, 19 1 से डिवाइड होगा, या तो 19 स्वयं खुद से डिवाइड होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो प्राइम नंबर होता है और उससे प्राइम आइडियल बनता है और उससे फील्ड बनता है। ठीक है, दो, और इससे बनने वाले सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब उसी पे बेस एक क्वेश्चन आ गया, प्राइम आइडियल जो मैंने वर्ड बोला, प्राइम आइडियल Z105 के कितने बनेंगे। तो भैया 105 हो चाहे कुछ भी हो, प्राइम आइडियल या तो सेल्फ होता है या तो उसका आइडेंटिटी होता है। प्राइम नंबर अगर है तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। तो कुल मिला के कुछ भी कहे, प्राइम आइडियल सिर्फ दो ही बनते हैं, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर सेट भी बोलते हैं। प्राइम आइडियल बोलो या फिर उसे ही बोल दो इम्प्रॉपर आइडियल बोल दो। ठीक, थोड़ा मैं चाइनीज़ लिख रहा हूँ, समझिएगा। 2, ठीक है, टोटल दो ही होते हैं। फिर क्या कहता है, आइडेंपोटेंट एलिमेंट इन Z6, द आइडेंपोटेंट एलिमेंट इन Z6 में ऐसे कौन सा एलिमेंट है, ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका खुद से ऑपरेशन किया जाए और वापस से वो वही मिल जाए, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। तो Z6 में 0 1 2 3 4 और 5 होता है, इतने होते हैं। अब देखिए हम लोग करते हैं, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से ऑपरेशन क्या लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। देखिए अगर हम देखें तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होगा, एक एलिमेंट तो ये हो गया। फिर अगर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे आप तो वापस से 4 ही आ जाएगा, तो यानी 2 तो नहीं मिला। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, अब उसको 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो वापस से 3 मिल जाएगा, तो यानी 3 भी एक आइडेंपोटेंट एलिमेंट है। 4 का सोचिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को ज़रा 6 से डिवाइड कीजिए, 6 2 12 आएगा, बाद में 4 बचेगा, तो देखिए ये भी है, एक ये भी होगा। 5 को चेक कीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, होता है ना 25, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो क्या ये वापस आया, नहीं। ठीक है, तो भैया काउंट करिए यहाँ पे 1 2 3, 3 हमारे आइडेंपोटेंट एलिमेंट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो 3 आइडेंपोटेंट एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट देखिए ये तो एक फेमस सी थ्योरम है, इफ़ यू बी एन आइडियल, तो आर के साथ अगर यू को आप बनाएंगे, इसका सेट बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन सेट बनाएंगे, तो ये भी एक रिंग बन जाएगा। तो ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। U/R तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जो रखा जाता है वो सुपर सेट रखा जाता है, नीचे उसका सबसेट रखा जाता है। एंड आइडियल जो होता है विल बी अ सबसेट ऑफ आर, रिंग का वो सबसेट होता है। RU नहीं दिया जाता है, RU तो किसी की कीमत वैसे कुछ बनाना ही नहीं होता है, तो R/U हमारा रिंग होता है, ये थ्योरम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज। रिंग ऑफ इंटीजर की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्या होती है, सिंपल सी बात है। अगर रिंग की बात की जाती है तो उसकी ज़ीरो, सिंपल सी बात है, ज़ीरो होगी। द सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2, देखिए एक चीज़ बता दूं, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की ज़ीरो है, इंटीग्रल डोमेन की ज़ीरो या फिर प्राइम नंबर होती है। ठीक है, अच्छा, द सॉल्यूशन ऑफ 3x = 2 इन द फील्ड ऑफ Z7 + 7 × 7, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो ये सोच के देखिए भाई, 7 से डिवाइड करके भी आंसर लाना होगा आपको। यानी एक्स के प्लेस पर आप क्या रख दीजिए कि एक्स का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड करिए और 2 आ जाए। तो सोचिए, और Z7 में से उठाना है। Z7 में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जाएगा। अब सोच लिए थोड़ा सा, अगर मैं दिमाग लगाता तो हम 3 2 6 करता, 7 से डिवाइड करने पर तो 6 ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। 3 अगर 3 रखता है यहाँ पे एक्स की जगह पे, 3 इंटू 3, 3 जहाँ 9 हो जाता, और 9 को 7 से डिवाइड करते तो आता 2 हमारा आंसर। देखिए 2 आ रहा, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन है 3। याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड। कार्डिनलिटी क्या होता है बच्चों? कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उससे काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहे कि फील्ड की कार्डिनलिटी क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी द कार्डिनलिटी। देखिए फील्ड के लिए सिंपल सा एक चीज़ सोचा जाता है कि अगर वो, देखिए अगर आपसे कहा जाए फील्ड की कार्डिनलिटी की बात, तो एक बड़ी ही अच्छी सी बात है क्या, कि हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अगर सिंगल नंबर में ब्रेक हो जाए, सिंगल या यूँ कहें प्राइम की पावर n में अगर ब्रेक हो जाए सिंगल, ठीक सिंगल याद रखिएगा, तो वो पक्का फील्ड हो, मतलब ऐसे नहीं कह रहे, वो फील्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो ऐसा नहीं है? जब सबको चेक करें, ये 10 कितना है, 2 × 5, ठीक। 8 क्या है, 2 पावर 3, 5 पावर 3, ये है 3 पावर 3। तो आप देख सकते हैं ये बिहेवियर और ये बिहेवियर सेम है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि फील्ड की कार्डिनलिटी कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका तो आंसर ऑप्शन ए बी था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्या है। देखिए ईडी का मतलब होता है यूक्लिडियन डोमेन, क्या होता है, पीआईडी का मतलब होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, लिख लीजिएगा, और यूएफडी का यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो देखिए कह रहे हैं कि इनमें से ट्रू कौन सा है। ठीक है, देखिए ट्रू नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, ईडी मतलब होता है यूक्लिडियन डोमेन, ठीक। पीआईडी का मतलब होगा प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अच्छा, यूक्लिडियन से ज़्यादा बेस्ट हमारा जो सेटिस्फैक्टिव रिजल्ट देता है, यूक्लिडियन होने के बाद प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, और प्रिंसिपल अगर प्रूव हो गया तो फिर वो यूएफडी यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है। सो ये तो फिलहाल आपकी थ्योरम पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना चाहिए ईडी, पीआईडी और यूएफडी। ठीक, आप वैसे भी याद रख सकते हो कि ई के बाद अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद करें, तो अगर ABCD में चेक करें तो सबसे पहले ई आया होगा, फिर FGHIJKLMNOP पी आया होगा, फिर QRSTU आया होगा, EPU याद रखिए, याद रहेगा आपको। तो आंसर ऑप्शन आपका वही सही भी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए अभी एक थ्योरम थी, एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल अगर है, तो अगर हम उन दोनों के अलग अलग पहले उन दोनों को जोड़ दें, उसका डिग्री निकालें, तो वो उन दोनों के मैक्सिमम से कम या बराबर आता है। बिल्कुल सही, बड़ी सिंपल सी बात है। एग्जांपल सोच लीजिए, एफ एक्स को मान लीजिए x⁻3, जी एक्स को मान लीजिए -x⁻3 + 2x + 4, दोनों को जोड़िए तो x⁻3 से x⁻3 खत्म, तो फिर जोड़ने के बाद जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। और लेस देन इक्वल टू, क्या मैक्सिमम, इन दोनों में मैक्सिमम कौन था, x⁻3, और x⁻3 में से मैक्सिमम कौन था, 3 ही था। तो क्या 1 3 से कम है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो केवल लेस देन चलेगा क्या? नहीं, इक्वल भी चाहिए होगा ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, एफ एक्स को x⁻3 ले लिया और जी एक्स को x⁻3 + 2 ले लिया। जब दोनों को जोड़िए तो प्लस लगाएंगे आप, तो 2x⁻3 + 2, यानी अभी भी समेशन की डिग्री 3 ही है, और समेशन की डिग्री अगर 3 है तो वो क्या लेस देन इक्वल टू उनमें से मैक्सिमम की डिग्री के बराबर, हाँ 3 के बराबर है, तो बराबर तो है, तो लेस देन भी होता है और इक्वल भी होता है। तो आंसर ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर ऑप्शन हो गया पहले वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आया है, ACRU इज फील्ड इफ। भैया ये लोग एक आध क्वेश्चन ऐसे मस्त दे देते हैं कि मतलब कसम से मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे ACRU का कोई मतलब नहीं है, CRU का मतलब ऐसे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ कह सकते हो आप
इसको आ लिख सकते हैं, ठीक है, ACRU, मतलब एक कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, बड़ा ही मस्त लिखा है इन्होंने, एक ACRU शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, अब सही कर लीजिएगा, मतलब इसको एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, ठीक। तो कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी को फील्ड कब कहते हैं, जब वो एक सिंपल रिंग हो भैया, जब भी जिसके सामने जिसके बगल में सिंपल लग जाता है, जैसे सिंपल रिंग है, तो सिंपल का मतलब होता है हैज़ नो प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, हैज़ नो प्रॉपर डिवाइजर, ये फील्ड की डेफिनेशन होती है ना, तो वो डेफिनेशन इससे मैच कर रही है, तो सिंपल रिंग हो जाएगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ बस इनको ये CRU नहीं लिखना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं अलाउड है बच्चों, जो बहुत ही फेमस फॉर्म हो, जो आपने हर एक बुक में पढ़े हो, वही फेमस फॉर्म लिखे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर ये पेपर में आता है तो ये फुल फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना चाहिए, चीज़ें आप याद रखिए खाली। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्या है भाई, इसका आंसर तो भी हो गया। द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन द रिंग Z27 इज, मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे भाई, आपको पता होना चाहिए मैक्सिमल आइडियल कितने होते हैं। ये मैक्सिमल का मतलब ही होता है कि उससे बड़ा कोई दूसरा आइडियल उसमें एग्जिस्ट ना करता हो, तो मैक्सिमल आइडियल होंगे कितने, एक, बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब बूलियन रिंग, बूलियन रिंग क्या होता है, बूलियन रिंग वही होता है जिसमें A⁴ करने पे A मिल जाए, मतलब उसके खुद के एलिमेंट का स्क्वायर उसी के एलिमेंट के बराबर आ जाता है। तो कह रहा है कि इसके पास यूनिटी होती है, ठीक है, ये सॉरी ये कम्यूटेटिव होता है, हैज़ अ यूनिटी, एक यूनिटी होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आप याद करें तो जीरो जो U8 होता है, ठीक है, 1357, मतलब यूनिटी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसी को देखता है, किसको, A² = A को देखता है, और ये रिंग है तो यूनिटी मतलब 1 ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिंग के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 नहीं होती है, तो ये बात तो गलत ही है, ठीक। नन ऑफ दिस तो बाद में देखेंगे, क्या कह रहा है ज़ीरो डिवाइजर, ये तो एकदम ही अलग बात हो गई, रिंग में ज़रूरी हो ऐसा नहीं, गलत है। कॉम्पिटेटिव होता है क्या, दिखाते हैं, प्रूव करते हैं, देखिए A और B का मिला करके हमने स्क्वायर किया, तो हमको पता है अगर ये बूलियन देंगे तो AB का स्क्वायर AB के बराबर आएगा। आप किसी पे भी किसी भी एलिमेंट पे स्क्वायर या पावर 2 या इन्वर्स लगाते हो तो वो उल्टा ओपन होता है, B⁴ और A⁴, ठीक। आपको पता ही है बूलियन रिंग है तो B² B के बराबर, A² A के बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये क्या हो गया भैया, ये कौन सी है, ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज कम्यूटेटिव, सो आंसर इज A। नेक्स्ट देखिए, आंसर इज A। ऑल इंटीग्रल डोमेन S इज, कह रहे कि सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं भाई, क्या हो सकते हैं, ऑलवेज अ फील्ड, ये तो बात हमें गलत लग रही, फील्ड व्हेन S इज फाइनाइट, बिल्कुल सही है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड होता है, तो आंसर ऑप्शन इज A। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ डिवीजन रिंग हैज़ एटलीस्ट, क्या है डिवीजन रिंग, या डिवीजन रिंग का एक और नाम होता है बच्चों, स्क्यू फील्ड बोलते हैं, ठीक। अगर एक ये स्क्यू फील्ड है बच्चों, तो एक बात हमेशा से कंफर्म रहती है, वो क्या है, इसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट कैसा होगा, एक होगा आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका यानी जिसका ऑर्डर 1 होगा, और आपको पता है डिवीजन रैंक स्क्यू फील्ड यानी इसकी जो ऑर्डर होगी वो प्राइम होगी, तो प्राइम को 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर P से, तो एक ऑर्डर का होगा और एक P ऑर्डर का, तो दो ही होंगे एलिमेंट उसके अंदर, याद रखिएगा। इफ़ R प्लस इंटू इज अ रिंग दैट X इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये किसे क्या बोलते हैं, ये तो है भैया बोलियन, X बिलोंग्स टू R, देन कह रहे हैं X प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा, X प्लस वाई अगर 0 आया तो X और Y बराबर होगा, और X 0 नहीं है तो ये बराबर 0 होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ज़रा चेक करते हैं। देखिए इनमें से पहली बात तो ये तो एकदम ही इम्परफेक्ट लग रहा है, ये भी इम्परफेक्ट लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला फिर इक्वल टू लाना बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए अगर हम X प्लस वाई बच्चों इसका होल स्क्वायर चढ़ा दें, ठीक है, उसको 0 के बराबर मान लें, चलिए देखते हैं क्या होता है। आपको पता है A प्लस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB यानी XY और YX, ठीक ऐसे होता है ना, 0 का इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसने माना है कि अगर 0 मानेंगे तो बराबर आना चाहिए, तो अगर ये x इंटू एक्स एक्स के बराबर, अगर ये x है तो x लिख लीजिए, ठीक, ये यहाँ पे लिख देते हैं x लिख लीजिए, Y² Y के बराबर होगा तो y लिख लीजिए,
और एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर आप देखें यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे वाई एक्स। ठीक, चलो इसको लिखते हैं एक बारी और। इसको हमने लिखा कि भाई एक्स आ गया प्लस वाई आ गया प्लस एक्स वाई आ गया और प्लस वाई एक्स आ गया इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये फिर एक और सबसे सिंपल तरीका देखिए, जैसे एक्स प्लस वाई है ना बच्चों, एक्स प्लस वाई को उधर भेज दीजिए, माइनस वाई हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है ये अभी क्या बोल रहा है, एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। आई बात समझ में? दोनों जीरो है, दोनों का यो एडिशन अगर जीरो है तो वो आपस में इक्वल होंगे, तो आंसर ऑप्शन बी। उसमें तो 2 था। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए क्या भाई, विच आर द फॉलोइंग रिंग इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0। इनमें से कौन सा ऐसी रिंग है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 0 आती है? ठीक, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक 0 होना या फिर कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट होना एक ही बात है। कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले जिसको आप मतलब फाइनाइट बार जोड़ने पर 0 ला पाए। तो ज़रा देखिए, Z4 में तो सबको 0 में बना सकते हैं, Z7 में भी, Z2 में भी, लेकिन R में ज़रा 1 को सोचिए, 1 को कितनी बार जोड़ेंगे आप कि इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि मॉडुलो तो है नहीं, तो 1 1 तो बढ़ता ही चला जाएगा। और सारे के सारे जितनी बार 1 आप जोड़ेंगे, जैसे 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, सॉरी थोड़ा तेज हो गई आवाज़, एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, तो वो सारे के सारे आर में बिलोंग करेंगे, क्या 0 आएगा कभी? नहीं। तो इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे चीज़ों को सोचा जाता है कि वो इनफाइनाइट टाइम्स लिए जाएंगे और तब वो 0 देंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाती है। सो द कैरेक्टरिस्टिक 0 किसकी होगी? आर की। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 एंड 3Z। क्या है भाई ये? देखिए समझिए। तो देखिए भाई, जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट आपको बनाना आता होगा। जैसे मान लो इधर कोई एक ए सेट है, इधर बी सेट है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे बनता है ना, सच दैट एक्स जो है वो लेफ्ट वाले में बिलोंग करेगा और वाई जो है वो बी राइट वाले में बिलोंग करेगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। जब आप 3 के साथ जेड ले रहे हो बच्चों, तो सोचो 3Z कितना होगा। 3Z मतलब हो गया अगर जेड की बात करें तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कहाँ तक जाता है? अनंत तक। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने एलिमेंट बन जाएंगे? इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी? 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कितनी होगी? 0, क्योंकि इनफाइनाइट बन गया ना, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। Z3 वाले फाइनाइट है, लेकिन ये इनफाइनाइट है। फाइनाइट का इनफाइनाइट के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनफाइनाइट रिलेशंस बनेंगे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? 0। नेक्स्ट देखिए, ये भाई देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल ऑफ रिंग आर। कौन सा भैया? आर का जेड तो हो भी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। ये है एक एग्जांपल बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल रिंग बनाने का। 0, ये 0 को आप 0 से प्लस के केस में ये अबिलियन बन जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव बन जाएगा। हाँ, एसोसिएटिव के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी 1 नहीं आएगी, क्योंकि रिंग बनाना है तो रिंग बन जाएगा, बाकी कोई भी रिंग नहीं बनेगा, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल ऑफ जेड। जेड की कौन सी आइडियल नहीं है भैया? तो देख लीजिए, ये आइडियल होगा क्या? तो आइडियल का क्या मतलब है भाई? आइडियल का ही मतलब है कि जेड के एलिमेंट को अगर उठाएं और इस सेट में इस सेट में इस सेट में इस सेट में मल्टीप्लाई करें तो वापस इसी सेट में आ जाए। तो जेड क्या है, किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, हालांकि इसी में बिलोंग कर जाएगा, ये तो है। 2Z के एलिमेंट उठाओ, 2Z के एलिमेंट होंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ऐसे है ना। तो Z का कोई भी एलिमेंट 3 उठा लो, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 इसी में बिलोंग करेगा कि नहीं? प्लस माइनस 6, हाँ ये भी है। ठीक है, जेड का जेड से तो वो भी होगा, खाली क्यू में नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जेड के एलिमेंट उठा करके अगर जेड में देखो वापस से आ जाए, ठीक है, तो क्या ही बात है। क्यू के एलिमेंट उठा करके अगर आप 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो भैया क्या आ जाएगा? 3/2। क्या ये जेड में बिलोंग करेगा? पहले तो जेड में है ही नहीं, तो यही हमारा क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? ये आइडियल नहीं हो सकता। पहली बात तो आइडियल जो होता है वो उससे छोटा सेट होता है, ये सारे के सारे छोटा या बराबर कह सकते हो। जो आइडियल बनेगा वो क्या होता है? सबसेट होता है अपने पूरे सेट का। तो क्यू तो उससे बड़ा है, जेड से बड़ा है क्यों, ये भी बात सही है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। विच द फॉलोइंग इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। प्राइम आइडियल बनाना है, तो प्राइम आइडियल क्या होना चाहिए भाई? देखो, देखिए एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम आइडियल। भैया प्राइम आइडियल जो होता है वो क्या करते हैं कि जेड के साथ यहाँ पे अगर प्राइम नंबर है
तो वो प्राइम नंबर देता है। तो प्राइम नंबर में वैसे 2, 3, 5, 7 अगर इसके आगे लगे तो सारे के सारे प्राइम आइडियल होते हैं। अब देखिए इसी का अपोजिट एक क्वेश्चन आ गया, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल कौन है, आगे लगे होने चाहिए ना, तो 2Z है, 5Z है, 3Z है, क्या नहीं है, तो ये नहीं होगा, बी वाला आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया वैसे, मैक्सिमल आइडियल, आइडियल है ना तो प्राइम तो होना चाहिए कम से कम, प्राइम से बड़ा मैक्सिमल होता तो ये देखिए 4Z नहीं, प्राइम नहीं है, Z2 के बारे में तो छोड़ ही दो, Q तो छोड़ ही दो, 2Z। ठीक, कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो प्राइम नहीं होगा वो पक्का नहीं होगा। 2Z तो होगा, 5Z होगा, 7Z होगा, तो कौन सा नहीं होगा, 4Z वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम आइडियल विच इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल नहीं हो लेकिन प्राइम, प्राइम अब हमने बोला ना कि मैक्सिमल एक बड़ी प्रॉपर्टी है, किससे, प्राइम से बड़ी प्रॉपर्टी, प्राइम हो लेकिन मैक्सिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जीरो जो वैसे तो ये सारे के सारे वो दोनों ही हैं, 13, 11 और 2 तीनों की तरह प्राइम है, प्राइम भी है मैक्सिमल भी है, लेकिन ये जो है बच्चों इसमें एलिमेंट कितना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और ये देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, 1 मतलब ऑर्डर 1। क्या ये सेट ऑर्डर 1 का है, क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, हाँ, तो ये ऑर्डर 1 का हुआ। और साथ ही साथ ये प्राइम आइडियल भी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीरो, जीरो दोनों तरीके से काम करेगा, एडिशन के लिए भी सारा काम देगा, मल्टीप्लिकेशन में सारा काम देगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये मैक्सिमल आइडियल तो नहीं होगा लेकिन प्राइम आइडियल जरूर होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे पी जेड यानी प्राइम के साथ जेड लिखा हो तो वो हमारा प्राइम आइडियल भी होगा, मैक्सिमल आइडियल भी होगा। और साथ ही साथ इसकी जगह पे अगर एक हम सिर्फ जीरो आइडियल जीरो रख लें, सेट बना ले, तो वो एक प्राइम आइडियल होगा लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फील्ड। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो प्राइम फील्ड है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, समझिए, प्राइम फील्ड चाहिए, प्राइम फील्ड, प्राइम भी बोला फील्ड भी बोला, प्राइम सबसे, देखिए प्राइम के डिवाइजर कौन कौन, एक होता है और सेल्फ होता है, तो ऐसा कौन सा है जिससे बड़ा कोई नहीं है, तो देखिए Z, R, Q, C, तो सबसे बड़ा यही यही सेल्फ है, सबका जो सुपर सेट है वही क्या है हमारा सबसे बड़ा प्राइम, सेट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लेंगे। ठीक है, तो सी है तो इसलिए लिया, अगर सी नहीं होता सबसे बड़ा आर होता तो आर लेते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड, भैया फील्ड तो सी ही होता है, अब जेड तो फील्ड होगा नहीं, ये भी जेड फील्ड नहीं है, ये भी क्यू भी फील्ड नहीं होता यार, क्यों, क्यू फील्ड क्यों नहीं होता है, नहीं बच्चों क्यू तो फील्ड होता है, क्यू में क्योंकि जीरो ही पाया जाता है, 1 नहीं पाया जाता, इन्वर्स भी मिलता है और एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए सी भी फील्ड होता है, तो दोनों फील्ड हो गया, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजमेंट रखना चाहिए, इसे 3Z कर देना चाहिए लेट से। ठीक है, तो अब इसमें फील्ड कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्यू, ध्यान रखिएगा क्योंकि सी तो सबसे बड़ा फील्ड है बच्चों, आर भी फील्ड है, क्यू भी फील्ड है। ठीक है, ये तीनों फील्ड होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं फील्ड की। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों के तीनों फील्ड होते हैं, बिना सोचे समझे ये फील्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड, इनमें फील्ड कौन नहीं है, आर होता है, सी होता है, क्यू होता है, तो क्या नहीं है, जेड वाला हमारा फील्ड नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट फील्ड। ठीक, ऑप्शन दिखा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट भी और फील्ड भी हो तो भैया ये तो इनफाइनाइट है क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन जेड में हो रहा है, जेड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, क्यू भी इनफाइनाइट है। अब Z3 और Z4 में से चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना, तो Z3 में क्या आएगा बच्चों, जीरो, देखिए वैसे अगर देखा तो Z3 में 3 प्राइम है तो यही आंसर आपका सही है, ये फिर भी चेक कर लीजिए, 0, 1, 2। ठीक है, 4 में क्या होगा, 0, 1, 2 और 3, तीन हो गए। ठीक, तो ये प्राइम नंबर है, 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, प्राइम है, तो ये पक्का फील्ड बनाएगा क्योंकि फील्ड बनाने के लिए आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए प्राइम होने चाहिए। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई, इसका हो जाना चाहिए Z3। एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जेड, जेड का प्रिंसिपल आइडियल इनमें से कौन सा बन सकता है। देखिए बड़ी सोच समझ के आप आंसर दे सकते हैं, जब भी बात कर रहे हैं जेड की तो जेड के साथ किसको हम ले लें कि ये बना दें हमारा प्रिंसिपल आइडियल। तो देखो बताया था हमने, प्रिंसिपल आइडियल से प्राइम आइडियल बनता है और जितने भी जेड के साथ यहाँ पे लिखे जाते हैं प्राइम नंबर वो सारे के सारे प्रिंसिपल बन जाते हैं। सो आंसर ऑप्शन इज डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डैश डिग्री, कितने डिग्री की, कैन नॉट बी सॉल्वेबल बाय रेडिकल एक्सटेंशन। रेडिकल मतलब देखिए, तो ये रेडिकल एक्सटेंशन की बात क्या होती है, देखिए एक हमारे
नाम था उनका मैथमेटिशियन एबल रुफीनी, ठीक है। इनकी थ्योरम थी कि किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 5 या 5 से ग्रेटर हो, 5 के बराबर या 5 से बड़ी हो, तो उसे रेडिकली एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। कैसे? अगर मान लो कोई हमने एलिमेंट उठाया है के बाई एफ में से, मतलब किसी एक आप कह सकते हो फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप से उठाया है, क्वोशंट ग्रुप से कोई एलिमेंट बी उठाया है, तो उससे हम इसका डिवीज़न नहीं कर पाएंगे अगर 5 या 5 से बड़ी होगी, ठीक है। तो इतना ही इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया 5 या 5 से बड़ी, तो आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा? सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है? देखिए लॉग के साथ जो यहाँ लगा हो, ठीक, और जैसे कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग नोटेशंस देते हैं, जैसे पाई है, ई है, ये सब ट्रांसीडेंटल नंबर्स है। तो बी आपका क्या आंसर? पाई और ई ट्रांसीडेंटल नंबर। वैसे आपने पढ़ा होगा, मे बी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो, ठीक है। लॉग का इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, बड़ा ही अच्छा रहता है। नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ Z6। Z6 में कितने प्राइम आइडियल्स होंगे बच्चों? सोच के बताइए। प्राइम नंबर के आइडियल्स चाहिए तो 6 में देख लो भाई, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो देखिए 2 और 3 वाले को ले, 2 वाले से केवल इवन बनेगा, 3 वाले से केवल ऑड बनेगा। दोनों को मिला करके 2 + 3 5 वाला भी बन जाएगा, ठीक। तो चाहिए तो फिलहाल कुल मिला के डिफरेंट बोला है, नंबर ऑफ डिफरेंट। 5 से 5 वाले भी बन जाएंगे, 2 और 3 से मिला करके 5 वाला भी बन जाएगा। तो सिर्फ 2 ही डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज 2, ठीक है, 2 ही बनेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि रिलेट करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर Z(x)। अब ये क्या पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के साथ जिसके कोफिशिएंट क्या लिए जाएंगे, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल हमने ऐसे लिख दिया है ना, तो यहाँ ए बी सी कहाँ से उठाए जाएंगे? इंटीजर से। तो ऐसी पॉलिनोमियल बनाई जा रही है। तो कह रहे हैं कि बताइए फिर Z(x) एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, हालांकि यही सही है, बाकी पढ़ लेते हैं। Z(x) यूक्लिडियन डोमेन होगा, या प्राइम आइडियल होगा, या नन ऑफ दिस। तो बड़ी सिंपल सा आंसर है इसका। Z(x) जो आप Z की बात करें तो प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। यूक्लिडियन के लिए जो प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करता, प्राइम आइडियल तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस की बात नहीं है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, लेट आर बी अ रिंग एंड A² फॉर ऑल A बिलोंग्स टू आर, देन ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बता रहा है। और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट अगर ये बता रहा है तो क्या कहना चाहिए, क्या कह सकते हैं? कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और भी था ऐसा ही, उसको प्रूव करके दिखाया था कि वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक। स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग, सबसे छोटी नॉन कम्यूटेटिव जो कम्यूट ना करे, मतलब A ना दे, सबसे छोटी। हैविंग द ऑर्डर, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? ऑर्डर मतलब कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? तो देखिए देखिए 4 होने चाहिए कम से कम, 3 और 2 वाले तो हो ही जाएंगे, उससे बड़े वाले में भी हो जाता है, 6 में भी हो जाता है, ठीक है। क्यों 6 को आप तोड़ सकते हो P/Q फॉर्म में ना, दोनों एक दूसरे के क्या प्राइम है, दोनों रिलेटिवली प्राइम भी है, तो ऐसे को आप अबिलियन बना सकते हो, लेकिन 4 वाले को नहीं बना सकते हो, है ना। देखिए रिंग R+* इज अ कम्यूटेटिव रिंग इफ इट इज़ अ कम्यूटेटिव अंडर। अरे कम्यूटेटिव रिंग तब कब बोलेंगे इसको? क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है भैया? कम्यूटेटिव देखो, आर रिंग तो प्लस के लिए कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो यानी जब ये स्पेशल लिखता है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इंटीग्रल डोमेन इज, ये तो सिंपल सी हो गई। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। रिंग विद यूनिटी, हाँ कम्यूटेटिव भी होता है, हाँ तीनों होता है, ऑल ऑफ दिस सारे के सारे सही है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग कौन सा नहीं होता है भैया? क्या रिंग कम्यूटेटिव रिंग होता है? नहीं, सिंपल सी बात, कम्यूटेटिव रिंग बोला है ना, ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ टाइप का क्वेश्चन बना दिया भाई। केवल रिंग कम्यूटेटिव कैसे हो सकता है? रिंग के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जुड़ती है कम्यूटेटिव, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर इंटीग्रल डोमेन की तरफ, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Z6 में कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे भैया? अभी तो ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 होते हैं, 2 और 3, 2 वाला और 3 वाला, उनकी मदद से 5 वाला ऑटोमेटिक बन जाता है, तो इन दोनों की मदद से, ठीक, ऐड करके बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू Z3 फॉर विच X² + C
इररिड्यूसिबल कह रहा है कि सी की ऐसी वैल्यू बताओ कि ये इररिड्यूसिबल हो जाए Z3 में। Z3 में एलिमेंट कौन कौन है, 0 1 2। अब एक्स स्क्वायर के साथ किसको रखें कि वापस से वो इररिड्यूसिबल। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ अगर आप 0 रखोगे, मैंने रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको ये बताया कि इक्वल टू 0 ले लो, तो एक्स की वैल्यू दोनों वैल्यू 0 0 आ जाएंगे, जो कि इसमें बिलोंग कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ 1 ऐड कर लो बच्चों, तो 1 को उधर अगर आप भेजते हो तो यू विल गेट वॉट, -1, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई आ जाएगी। ये तो खतरनाक हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये बात तो गड़बड़ हो रही है, ये तो नहीं आ रहा है इसमें। ठीक, तो ये 1 वाला तो आंसर तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको सर जरा 2 वाला भी चेक करिए। ठीक है भैया, लो 2 वाला चेक कर देते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2 वाला जो होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉड्यूलो रिलेशन होता है बच्चों, वो एक तरीके से, अच्छा 3 से डिवाइड करो ना, डिवीज़न सब्ट्रैक्शन से ही बनता है। तो 2 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -1। ध्यान से सुनिए इस बात को। तो यानी 2 को अगर हम एक बारी ज़बरदस्ती का मॉड्यूलो लगा दें, मतलब ज़बरदस्ती का मतलब 2 को ज़बरदस्ती हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं 1 बार में, या 3 लिख करके या -1 ले आते हैं, तो 2 का मॉडुलो जो 3 के टर्म्स में लिखा जाए तो इसे हम -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 2 की जगह लिख सकते हैं, मतलब जो 2 है इसमें वही -1 के इक्वल है मॉडुलो 3 के केस में। तो अब जरा रखो इसको, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 रखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-1। अरे बात समझ, आप कहोगे सर +1 तो ठीक है बिलोंग कर ही रहा है 0 1 2 में, लेकिन -1 कहाँ से कर रहा है भैया, -1 नहीं कर रहा है तो उसमें 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो ना, कितना आएगा 2, क्या 2 बिलोंग कर रहा है, हाँ मतलब 2 वाला सही है, 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 वाला दिक्कत कर रहा था, उसके लिए वो इरिड्यूसिबल हो जाता है, क्योंकि आई आ जा रहा था, आई और माइनस आई आ जा रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है चैप्टर के समय में ना बताई गई हो, तो टेस्ट लेते समय या किसी और तरीके से नए नए क्वेश्चंस ला करके इसलिए बताया जाता है कि बाई चांस कुछ मेरी चीज़ें रह गई हो, आंखों के सामने से छूट गई हो। इंसान ही है, कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्टली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता हो। ठीक है, चलिए, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ अ फील्ड इज, फील्ड के आइडियल कितने होंगे, फील्ड में सिर्फ 2 ही मिलते हैं, कौन कौन से, सेल्फ और कितने 2, लेकिन मैक्सिमल आइडियल बोलेगा बच्चों, तो मैक्सिमल आइडियल बोलेगा तो बड़े से बड़ा 2 में से सबसे बड़ा कौन, सेल्फ वाला। ठीक है, तो वो सिर्फ एक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ फील्ड सिर्फ एक, वैसे आइडियल पूछेगा तो 2, कौन कौन सा, एक आइडेंटिटी वाला और एक सेल्फ, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सेल्फ वाला, उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट देखिए, ये क्या ये कह रहे पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल, रिड्यूस किस में होगा, रिड्यूस किस में हो सकता है, इसको रखिए जरा ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स बराबर +-i, तो भैया किस में रिड्यूस हो सकता है, ये किसी में रिड्यूस हो सकता है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे सही कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर -1 होना चाहिए, -1 लगाएंगे जब जब यहाँ पे -1 लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना 1। अब इसको जब ब्रेक करेंगे आप +-1 आएगा। अब आपको सर +1 तो ठीक है, लेकिन -1 कैसे, -1 देखिए Z2 में, अगर देखें Z2 में कौन कौन एलिमेंट, 0, 1, और इसको 2 मॉड्यूलो से बनाना है तो -1 में 2 ऐड कर दिए तो +1 आ गया, तो +1 तो दोनों बिलोंग कर रहा है, तो किस पे रिड्यूसिबल है, 2 पे, इसे बस सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, -1 लिखा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर +1 है इररिड्यूसिबल, किस पे रिड्यूस नहीं हो सकता, किस पे रिड्यूस नहीं हो सकता। अब आप इसको जब सॉल्व करो, इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू +-i आएगा, आई जिसमें होगा उसमें रिड्यूसिबल होगा। तो क्यू ऑफ आई यानी गॉसियन इंटीजर है जिसके जिसके कोफिशिएंट क्यू से उठाए गए, Z/i गॉसियन इंटीजर है जिसके जिसके कोफिशिएंट इंटीजर लिए गए, और इसे क्या बोलेंगे, गॉसियन रैशनल नंबर। रियल नंबर से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इरेशनल, सॉरी आई आ गया, कॉम्प्लेक्स से काम हो जाएगा, ये तीनों से काम हो जाएगा, काम किससे नहीं होगा, इरिड्यूसिबल यानी किससे नहीं टूटेगा, सो टूटेगा किससे नहीं, आर से। ठीक, इस वाला Z2 से। नेक्स्ट देखिए, देखिए लास्ट के ये 91 क्वेश्चन है आपका सामने, और ये 92 है। फाइंड अलजेब्रिक एलिमेंट ओवर क्यू, कह रहे कि अलजेब्रिक एलिमेंट निकालना है क्यू के ऊपर लेना है, मतलब क्यू पर कौन सा अलजेब्रिक एलिमेंट। देखिए एक छोटी सी नई कॉन्सेप्ट है,
अलजेब्रा में अगर कोई एक एलिमेंट निकालना हो तो ओवर मतलब क्यू के ओवर पे निकालना हो तो वो रूट की हेल्प लेकर के बनाया जा सकता है उसे। मतलब अगर हम क्यू के दो एलिमेंट उठाकर एक के साथ रूट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक एलिमेंट बन जाएगा जो कि लगभग एक फील्ड भी बना लेगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाता है। एक क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, आप थ्योरी में जरूर जाइएगा, एक बार थ्योरी जरूर पढ़िएगा तब आपको बात समझ में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंस्ट्रक्टिबल नंबर्स, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कंस्ट्रक्टिबल बोल लो चाहे आप बोल लो एक और नाम अभी जस्ट मैंने बोला था, हाँ हाँ क्या बोला था, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल नंबर, तो वो पाई है, ई भी होता है फिलहाल, याद रखिएगा। तो ये सारे आपके सॉल्यूशन हो गए। जितने लोगों ने टेस्ट दिया था सो फॉर सो गुड, जिन्होंने नहीं दिया था वो अपना खुद समझेंगे। टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है आपके अच्छे बेटरमेंट के लिए, जिससे कि आपको अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिले, जो कि मिलेंगे, वो आप अच्छे से कर पाएँ। तो अभी तक इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं इतनी बार, और आपको वीडियो बार बार देखनी है, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो, आप समझ पाए कि क्या आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो दोनों टेस्ट वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दूँ, बाकी देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की है, जो लास्ट यूनिट है उसकी एमसीक्यू आपको आज नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगी। फिर हम लोग उसके बाद टेंसर एनालिसिस की भी एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।